America is fighting wars all over the world, but at the same time they have many museums. Second World War का टाइप का फोटोग्राफी, होलोकॉस्ट का टाइप का फोटोग्राफी, हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का टाइप का फोटोग्राफी. अगर ब्रिटेन ने बड़ा सा म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लगाया है तो लोगों को भी बताया तुम आके देख लो. चाइना टिल रिसेंटली, चाइना का प्रॉब्लम था उसका पॉपुलेशन. चाइना में सारे जगह में अपना अपना अलग अलग कल्चर है, वो जो प्रिजर्व किया. मेरा सबसे शॉकिंग चीज ये था. Hello, I'm back with one more podcast, and today's guest is renowned art curator, art critic, and of course a writer. He has having a vast knowledge when it comes to art, museum, civilization, human mind. So I think this is one of the best time for all of us to get into more detail about all these things. And I'm here with Honorable Johnny ML sir. Without any further ado, let's start the conversation. Thank you so much, sir. I thoroughly welcome you. You took time for this podcast. Thank you so much. So tell me about your background. How did you start, and what was your schooling time? How was it? See, I was born in Trivandrum, Kerala. उधर में मेरा विलेज में ही मेरा स्कूलिंग हुआ. उसके बाद ट्रिवांड्रम में जाके उधर महाराजास कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलता है, उधर मैं इंग्लिश लिटरेचर बीए और एमए किया. तो उसी टाइम में मेरा फैमिली में कुछ आर्टिस्ट लोग थे, वो लोग ऑलरेडी बड़ौदा में आ चुका था. तो ग्रोइंग अप विथ हिम, माई कसिन हु इज़ एन आर्टिस्ट, उनके साथ ऐसे टाइम बिता के आर्ट के बारे में इतना नॉलेज मिलने लगा. वो थ्रू स्टोरीज, वो कॉलेज में जाता था, आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में स्टोरीज बैक होम बोलता था. तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया, बुक पढ़ने लगा. वो जितना लाइब्रेरीज में जो आर्ट के बारे में बुक्स थे वो पढ़ने लगा. तो मेरे माइंड में आर्ट हिस्ट्री के बारे में एक वो भावना आ गया. And that time itself, like I was writing poems, I was writing small articles, getting it published in local newspapers and all. तो वो पब्लिकेशन में भी एक इंटरेस्ट आ गया. तो उस समय क्या था, कोई टेलीविज़न नहीं था, पॉडकास्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल अपना नाम छप के दिखने में एक मज़ा आता था. तो मैं न्यूज़पेपर में जैसे और मैगज़ीन्स में मेरे नाम आने लगा, तो कला के बारे में और जानकारी चाहिए. तो राइटिंग का इंटरेस्ट प्लस हिस्ट्री में इंटरेस्ट, ये दोनों मिलके एक रास्ता मेरे सामने आ गया. तो मैं उसके बाद बड़ौदा, मेरे एमए होने के बाद, एमए इन इंग्लिश होने के बाद मैं बड़ौदा आ गया. उसके बीच में मैं एक जूनियर कॉलेज में लेक्चर था फॉर 1 year और समथिंग लाइक दैट. बड़ौदा में आया, फाइन आर्ट्स फैकल्टी, एमएस यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स फैकल्टी में ज्वाइन किया. आर्ट हिस्ट्री पढ़ा. आर्ट हिस्ट्री 2 साल का कोर्स से वापस एमए किया. तो उधर मेरे को आर्टिस्ट लोगों को स्टूडियो में जाने का, उनके साथ बात करना, और जो आर्टिस्ट, एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट जो बड़ौदा में चारों तरफ रहते थे, तो उनके घर में जाना, उनका स्टूडियो में जाना, ये सब एक एक्सपीरियंस बनते रहा. देन द मोर यू रीड, द मोर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, लाइक सो इंटरेस्ट ऐसे आ गया. मैं डिसाइड किया कि मैं एक आर्ट क्रिटिक और आर्ट हिस्टोरियन ही बनूँ. दूसरा कुछ काम नहीं करेगा, जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा, खुद मेरा एक रास्ता ढूंढेगा. That was the instinct. That was an instinct. At the same time, जो आर्टिस्टिक एटीट्यूड हमारे मन में होता है, वो कोई किसी के अंडर में काम करने का नहीं होता है. लाइक वो फ्रीडम लविंग, सॉर्ट ऑफ रेबेलियन, लाइक वी वर आल्सो यंग एट दैट टाइम, सो वो जो रेबेलियसनेस ऐसे आ गया कि हम एप्लीकेशन नहीं देंगे, टेस्ट नहीं लिखेंगे, कोई पीएससी यूपीएससी का टेस्ट नहीं देंगे, पूरा हम फ्री इंडिविजुअल रहेगा. उसका रिजल्ट तो बाद में मिल गया. लाइफ में जो क्राइसिस आने लगा उस समय मिल गया. एनीवे, उस समय मेरा एक क्लासमेट थी, मृणाल कुलकर्णी. तो उनके साथ एक रिश्ता बनाने के वो प्लान था. तो हम दोनों साथ मिलके पहले केरला गया. तो बेसिकली मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र से, भोपाल से है बेसिकली, लेकिन एक महाराष्ट्रियन. मैं तो मलयाली, केरला से, मलयालम स्पीक करने वाला. तो हम एक डिसीजन लिया, बॉम्बे में नहीं जाएंगे
और केरला में भी नहीं रहेंगे। बॉम्बे आर्ट सेंटर है, अगर हमको कुछ करना है तो आर्ट सेंटर में जाना है। ये और ट्रिवांड्रम में अगर शायद मैं कॉलेज में लेक्चर बन सकता था उस समय, लेकिन एक डिसीजन ले लिया, हम एक जगह में ऐसे जाएंगे जहां हमारा लैंग्वेज नहीं बोलते, ओके नाइदर मराठी नॉर मलयालम। तो नेचुरली द डिसीजन केम, ओके वी विल गो टू दिल्ली। तो दिल्ली में पहुंच गया, अर्ली 90s में दिल्ली में पहुंच गया। और इन द बिगिनिंग एज यूजुअल इट इज स्ट्रगलिंग टाइम। देन अगेन उस समय इतना चैनल्स नहीं था, केवल दूरदर्शन था, 1 और 2 चैनल्स। न्यूज़पेपर में लिखने लगा आर्ट के बारे में, क्योंकि बड़ौदा से आने वाला लड़के को कुछ जानकारी होगा आर्ट के बारे में, तो वो एक ईसी पासपोर्ट था, न्यूज़पेपर में लिखने के लिए ईसी पासपोर्ट था। तो मेरे को एक एक्सपोजर, ऑल ऑफ ए सडन एक्सपोजर मिल गया। मेरा नाम आर्ट सीन में लोग नोटिस करने लगा, ये कौन है, जॉनी एमएल कौन है, कहाँ से आया है। तो बड़ौदा का टीचर्स भी उस समय फ़ोन करके फ्रेंड्स को बोलते थे हमारा स्टूडेंट डे आया है। तो मेरे को एक अर्ली एडवांटेज मिला लिखने में, लेकिन वो पैसा में नहीं कन्वर्ट हुआ। ये तो नाम आ गया जो बहुत जल्दी। बाय द एज ऑफ 25 आई वाज एन एस्टैब्लिश्ड आर्ट क्रिटिक इन दिल्ली, लेकिन पैसा नहीं था। तो उस समय पैसा बनाने का एक ही तरीका था, ये जर्नलिस्ट बनना, वो भी विदाउट एप्लीकेशन। अगर कोई बोलेगा तो वो इसको जाके मिलो, ये एडिटर को मिलो, अगर उसका तुम्हारा टैलेंट देके कुछ काम दे रहा है तो अच्छा है। तो वैसे मैं जर्नलिज्म में एंटर किया, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग चालू कर दिया, वो भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नॉट ऑन ए रेगुलर ऑफिस गोइंग, नॉट दैट काइंड। तो ऐसे करते करते 2000 का बिगिनिंग में, 2000 में मेरे को एक स्कॉलरशिप मिला, ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप मिला गोल्डस्मिथ्स कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो मैं जाके क्यूरेटोरियल प्रैक्टिस का उसमें एमए किया। तो इंडिया में मैं 3rd पर्सन था वो स्कॉलरशिप लेके गोल्डस्मिथ्स कॉलेज में पढ़ने के लिए। टॉकिंग अबाउट 2000 तो it was in 2002. 2002 I went to this place, what you call Goldsmiths College. So I studied another MA. So I have 3 MA: English literature, art history, and then creative curating. So India में I was the first one to have this curatorial post graduation. तो जब मैं वापस आया इंडिया में कुछ काम करे, मेरे को बहुत सारे ऑफर्स मिल रहा था उधर के गैलरी में काम करने के लिए ना, क्योंकि लोग सोचते हैं ना समहाउ लंदन में एक काम मिला और एक जॉब मिला अच्छा रहेगा। लेकिन मैं उस समय सोचा कि नहीं, इंडिया में इंडिया का आर्ट सीन और थोड़ा कुछ डेवलप करना है, क्यूरेटोरियल इनपुट्स देना है। तो वापस आ गया, सेम सीन किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय क्यूरेटोरियल प्रैक्टिस किसी के पास में नहीं था, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं था। अगर इसको बुलाओ, इसको क्यूरेट करवाओ, ऐसा कुछ नहीं था। वापस स्ट्रगल होने लगा। तो लकीली उस समय इंडियन आर्ट मार्केट ओपन, बहुत सारा पैसा आने लगा और क्यूरेटर का नाम भी आने लगा। सो देयर आई गॉट एडवांटेज बिकॉज आई हैव ए पोस्ट ग्रेजुएशन। ये क्यूरेटर का जॉब क्या होता है एग्जैक्टली और प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा सा बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होता है कि क्यूरेटर एक आदमी और औरत और अगर आर्ट प्रोफेशनल ऐसा होता है कुछ पेंटिंग स्कल्पचर सब इकट्ठा करके कहीं दिखाना। एक्चुअली वो नहीं है। क्यूरेटोरियल प्रैक्टिस एक्चुअली एक म्यूजियम प्रैक्टिस का एक पार्ट है। बेसिकली उसका मतलब है, उसका मीनिंग है टेक केयर करना, किसी को टेक केयर करना, एक ऑब्जेक्ट को टेक केयर करना, उसके बारे में नरेटिव लिखना, उसके बारे में जितना नॉलेज, नया नॉलेज आ रहा है उसको जुड़ाना इसके साथ और एक डिस्कोर्स क्रिएट करना। ये था क्यूरेटर का बेसिक रोल इन म्यूजियम्स। लेकिन जब ये गैलरी में लेके आया, कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी, मॉडर्न आर्ट गैलरी में लेके आया, उसका एक अलग रोल आने लगा कि कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके, आइडिएशन से लेके, प्रेस रिलीज लिखने तक, वर्क को लगाने तक, डिज़ाइन करने तक, सब कुछ क्यूरेटर को जानकारी होना चाहिए। आर्ट हिस्ट्री के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर का डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए, हर मीडियम का स्पेशलिटी क्या है पता होना चाहिए। तो
ये सब एक स्पेशल क्या है, एक स्पेशल प्रोफेशन बन गया था। अभी क्या हो गया, जो क्यूरेटर अपना खुद को बोलता है वो क्यूरेटर है, ये ना। और देखो, ऐसे पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द इवेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इवन chefs call themselves curators, curated cuisine, curated articles. So it is an editorial job actually. जो एक एडिटर न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में एक न्यूज़ प्रोग्राम में क्या क्या जाना है, ये जो डिसाइड करता है, पूरी स्ट्रेटजी बनाने इसे पूरा स्ट्रैटेजी बनाना है। इवन ए वेडिंग प्लानर इज ए क्यूरेटर, बट ही शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग इधर कौन सा कलर लगाना है। तो ये सब प्लानिंग क्यूरेटर के हाथ में होना चाहिए, लेकिन अनलाइक अदर प्रोफेशंस इसमें हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट ए क्यूरेटर डज, बट नाउअडेज एवरीबडी कॉल्स देमसेल्व्स अ क्यूरेटर। How do you see current scenario in terms of museum when you go abroad, when you roam around the country? What do you find the best in the museum, apart from the ambience, apart from the things which are placed over there? जनरली हम म्यूजियम के बारे में जब बात करते हैं, हम ट्रेडिशनल म्यूजियम्स के बारे में माइंड में इमेज आता है। म्यूजियम मीन्स पुराना जो चीज़ें, वो जो ब्रोकन चीज़ें, इधर से टुकड़ा लेके रखने वाला जगह। लेकिन अभी म्यूजियम का आइडिया चेंज हो गया। अभी वी हैव मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी म्यूजियम्स। अभी लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में क्या हुआ, सो देर आर म्यूजिक म्यूजियम्स, देर आर लिटरेचर म्यूजियम्स, देर आर पर्सनल म्यूजियम्स एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट म्यूजियम्स। अभी इमीडिएटली क्या हो रहा है, एक्सेप्शनल चीज़ें क्या हो रहा है। तो आई रिमेंबर टेट मॉडर्न में, लंदन में मैं जब टेट मॉडर्न विजिट कर रहा था, एक म्यूजियम का इतना बड़ा हॉल में अक्रॉस द हॉल एक बड़ा सा लकड़ी रखा है, एक पेड़, गिरा हुआ पेड़। तो ये एक वर्क है जोसेफ बोइस नाम के एक जर्मन आर्टिस्ट का। तो दैट मीन्स वो वर्क एक म्यूजियम का कॉन्टेक्स्ट में ही रेलेवेंट होता है। अगर हम जाके कोई गैलरी में दिखाएगा तो लोग सोचेगा अरे कैसे इतना बड़ा चीज़ लाके गैलरी में क्यों रखा है, लेकिन म्यूजियम में उसका हिस्ट्री भी आता है, सब कुछ आता है। और अगर फोटोग्राफी के लिए अभी म्यूजियम आता है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम का फोटोग्राफी, होलोकॉस्ट का टाइम का फोटोग्राफी। अगर इंडिया के बारे में बोलेगा तो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का टाइम का फोटोग्राफी। देर आर स्मॉल म्यूजियम्स लाइक फोटो म्यूज करके दिल्ली में गुड़गांव में एक म्यूजियम है, म्यूजियो कैमरा करके गुड़गांव में एक म्यूजियम है, स्मॉल पुराना बसेस के लिए म्यूजियम है, विंटेज कार के लिए म्यूजियम है। तो ये सब अभी नया म्यूजियम कंसेप्ट आ रहा है, स्मॉल म्यूजियम्स का कंसेप्ट, छोटा छोटा आइडिया लेके। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूजियम इज ए फ्लरिशिंग थिंग नाउ, बिकॉज लोगों को माइंड में, इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, दे वांट टू show that like we are culturally oriented. See, look at America. America is fighting wars all over the world, or supporting war, whether it is in Gaza or Palestine, Israel or Syria or Ukraine. Anywhere, America's hand is there. But at the same time, they have many museums, big museums. Also, Middle East. We consider that the Arabic Islamic countries are very bad in terms of culture. They don't preserve their culture, but they have a huge history of culture, and they are supporting the Western culture and cultural production today. I showed you that Dubai Museum, and there are so many things coming up in the Middle East. So this is a strategy, a government strategy है, एक policy making है, diplomacy का part है। तो म्यूजियम is a new thing. पुराना जो हमारा सोच है उसमें से हटके एक नया चीज़ आ रहा है म्यूजियम के ऊपर। So whenever I visit museum, I feel so enriched looking at the things that are placed over there, which are, you know, which have been made by our ancestors. And I feel so proud, so privileged कि ये जो लोग थे, इन लोगों ने क्या चीज़ें बनाई। क्योंकि म्यूजियम है, that's why we are able to see it. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़, इसका कल्चर थोड़ा बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम बचपन में कभी, जैसे हमको हमारे मॉम डैड बोलते थे म्यूजियम में जाना, तो सबसे पहले एक ही चीज़ रहता था कि यार क्या होगा वहाँ पे, कुछ नया देखने को मिलेगा, एज यू टोल्ड राइट नाउ। लेकिन उसका पर्सपेक्टिव पूरा अलग है कि हम कल्चरली थोड़ा सा इनरिच्ड फील करें, और ऐसी चीज़ें जो उस वक्त में बनाई गई हैं वो आज भी देखने को मिले। सर, आज हमारे यहाँ कंट्री में और अगर वर्ल्ड वाइड दोनों को कंपैरिजन किया जाए,
तो जो कल्चर है म्यूज़ियम का वो कहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट है और कहाँ ज़्यादा चीज़ें प्लेस्ड है अभी भी बहुत पुरानी? एक्चुअली अभी भी वेस्ट में म्यूजियम कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीज़न हिस्टोरिकल रीज़न है। कॉलोनियलिज्म इज़ द फर्स्ट रीज़न। इधर वो जितना कॉलोनियल कंट्रीज बनाए हैं उधर से पिल्फर करके लूट करके मार करके लेके गया, उधर एनरिच किया और वो लोग एक म्यूजियम कल्चर डेवलप किया। अगर ब्रिटेन ने बड़ा सा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम लगाया है तो लोगों को भी बताया तुम आके देख ले, हमारे बंदे जाके इंडिया से कितना चीज़ें ला के रखा है। तो उधर का लोगों को मन में भी एक म्यूजियम के बारे में एक भावना है। तो सपोज अगर एक बड़ा सा एग्जीबिशन आ रहा है, पीपल विल गो एंड क्यू अप। हम इधर एक नया फिल्म आ रहा है तो हम इधर जाके क्यू अप करेगा, लेकिन एक नया एग्जीबिशन आएगा नहीं जाएगा। तो क्योंकि हम जो एक विक्टिम कंट्री हो गया, हमसे लेके गया। और अभी एक नया सोच आ रहा है, लोगों को माइंड में एक चीज़ आ रहा है कि हमको भी हमारा कल्चर का एक प्राइड लेना चाहिए। अभी हम इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट म्यूजियम्स है, चेन्नई से लेके मथुरा नॉर्थ तक सारे बहुत सारे बिहार सारे जगह में म्यूजियम है। लेकिन प्रॉब्लम है प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन। ये सामान सब लगा के रखा है, नोट लगा के रखा है, लेकिन उधर का जो होल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको अट्रैक्टिव नहीं बना रहा है। लोगों को Okay. अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं। अभी हमारा एक जनरली कंटेम्पररी सीन में एक प्रॉब्लम होता है, जो झांसी होता है, स्किनलेटिंग होता है, लोगों को एक्साइट करने वाला चीज़ होता है, उधर लोग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल चीज़ आएगा तो लोग नहीं जाएगा। तो ये इसके बीच में जो गैप है उसको हम कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करने के लिए लोगों के ऊपर प्रीचिंग करने में नहीं होगा। अगर किसी को बुला के मैं तुमको पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नो, वो लोग नहीं इंटरेस्टेड हो। लेकिन उनको हिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट ला सकता है। अभी देखो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत इंफॉर्मेशन आता है एंड पीपल आर प्रोन टू बिलीव इट। लोग उसको बिलीव करता है। मीन्स बहुत पुराने लोग से लेके यंगस्टर्स तक वो जो उसमें जब आता है, जो आता है वो सच सोचता है, वो ही सच बोलता है। लेकिन उसके बीच में हम कल्चरल एक्टिविज्म, कल्चरल और हिस्ट्री, हम उसको राइट तरीके से एंटर करवाना है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को उसी लेवल पे तोड़ना है। तो एक गवर्नमेंट उसके लिए एक पॉलिसी बनाना है, कल्चरल पॉलिसी। क्या पॉलिसी हो सकती है सर, क्या तरीका हो सकता है? ये मेरा सोच में ये एक चीज़ कर सकता है, सारे म्यूजियम्स को अट्रैक्टिव बनाना। देखो हमारा गवर्नमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट लुक एंड फील। लुक एंड फील एंड इनवाइटिंग। नो, हम अगर एक रेस्टोरेंट में जा रहा है, उसका बाहर कितना बहुत तो सीरियस होगा, शायद हम उसके अंदर नहीं जाए। इट शुड बी देखो हाँ, एक पॉम्पसनेस होना चाहिए, एक फील होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमारा सारे पब्लिक बिल्डिंग्स मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऐसा खड़ा होता है कि वो सब जेल बिल्डिंग है। मीन्स एक डरावना आता है हम जब उसको देखता है। वो जो दिल्ली में कितना भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेस है, लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस देखो, ग्लास। क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस ऐसा एक फील देता है कि उसके अंदर जो हो रहा है तुम देख सकता है। इनफैक्ट हम देख नहीं पाएगा क्योंकि ग्लास में हमको ही देखता है, रिफ्लेक्शन देखता है। तो ये एक ट्रिक है, एक पोस्ट मॉडर्न ट्रिक है। हमको देखता है लेकिन बिलीव करता है कि हम अंदर जो हो रहा है वो देख रहा है। तो कॉर्पोरेट के ऊपर हमको एक बिलीव सिस्टम आता है। लेकिन गवर्नमेंट हमको पता नहीं, हम एक एप्लीकेशन दे दिया, ये कहाँ गया किसी को पता नहीं है। पहले बैंकिंग में, अभी देखो बैंकिंग में हमको एक पहला था, हमारा जान पहचान का एक बंदा उधर होगा, जाके बोलेगा यार ये चेक थोड़ा कैश करके देगा, इनकैश करके दे। अभी हमको पता नहीं वो कौन है, वो रोटेट करते रहते। बिकॉज ऑफ ये डिजिटाइजेशन ऑफ मनी, हमको अभी बैंक नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस ऐसे करते करते गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंटैलिटी से मेंटालिटी वो बहुत ओपेक होता है, हम पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रू। म्यूजियम्स का प्रॉब्लम भी वही है, देखते ही हमको बोलता है यार देखो फेंस, ऐसे ही वो जो त्रिशूल जैसे बना के रखा है उसका फेंस ही। दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट देखा है ना, तो
तो कैसे अंदर जाएंगे, ये तो बहुत, और सिक्योरिटी, इतना सिक्योरिटी चेकिंग, तो ये थोड़ा कम करना है। सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन अभी सीसीटीवी है, बहुत सारा स्कैनिंग फैसिलिटीज़ है, तो ये चेंज करके लोगों को इनवाइट करना है। वो इनविटेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टारगेट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, तो यंगस्टर्स के लिए क्या चाहिए, कॉफ़ी स्पेसेस होना चाहिए, उनको जाके बैठने का जगह होना चाहिए, लाइट रीडिंग का मटेरियल होना चाहिए, कुछ टी शर्ट, ट्रिंकेट्स, माला, ये सब खरीदने का सोवेनियर शॉप होना चाहिए। वो तो लिबरल होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो जो बोलेगा तो न छुट्टा नहीं है, नहीं तो स्कैनर काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा वाला नहीं है। एटीट्यूड भी बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा चीज़, छोटे बच्चों को लेके यंग कपल्स आता है, 25-30 ईयर के बीच में जो कपल लोग हैं, 2-3 साल वाले बच्चों को लेके, उनको लेके अगर म्यूजियम देखने गया तो ये लोग चिल्लाएगा, बच्चे चिल्लाएगा, तो उनको खेलने के लिए एक प्ले सेक्शन होना चाहिए। वो बच्चों को देखभाल करने के लिए उधर सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए, फीडिंग रूम होना चाहिए। It's a kind of holistic approach. Even the architecture will change. Abhi, now, we are, luckily we are all abled people, but there are disabled people, differently abled people. उनको कैसे इन्वाइट कर सकता है, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकता है। मैं जब लंदन में पढ़ रहा था, मेरा सबसे शॉकिंग चीज़ ये था, सारे गैलरीज में, म्यूजियम्स में रैंप है, क्योंकि व्हील चेयर लेके जाने के लिए। तो मैं बैक सोचने लगा, इंडिया में हमारा, मैं देखा है सारे गैलरीज सेकंड फ्लोर में हैं, तो दैट मीन्स 2 पैर चलाने वाले आदमी ही जा सकता है, मोटे वालों को नहीं जा सकता, बुढ़े को नहीं जा सकता। तो दैट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग ए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ लाइक मोटा, ओबीस, अनवेल। हम केवल तुम्हारे जैसे जवान लोगों के बारे में सोचता है कि who can run and climb up to the second stair. Some people are asthmatic. अभी हमारा म्यूजियम्स में एक तो वो गवर्नमेंटैलिटी बहुत तो पुलिस जैसा हो गया, और दूसरा म्यूजियम के अंदर जाने के बाद हम किसी हमारा विजिटर को वार्न नहीं करता है, इधर कोई बंद करके रखा हुआ चीज़ है, तो शायद उसमें से कुछ फ्यूम आ रहा होगा। अगर आप आस्मेटिक हो, उधर मत जाना, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इधर से सीपेज हो रहा है, सीलन हो रहा है, इधर फंगस है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो म्यूजियम तो उधर लाइट कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा इंडिया में अभी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट म्यूजियम, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम ऐसा बड़ा बिल्डिंग है, उसके अंदर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लेकिन सपोर्टिंग सिस्टम, वैसे वाला सपोर्टिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। ऑडियो गाइड होता है लेकिन काम नहीं करता है, तो ये वैसे वाला बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। इन्वाइटिंग एनवायरनमेंट बनाना सबसे बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़, अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम में जो मार्केट है, ये एरियाज को कैसे मार्केट कर सकता है, उसका ब्रांड कैसे बनाना है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, हम वो जो पर्टिकुलर मॉल में गया था और साइबर हब में गया था बोलते हैं, एंड वी आइडेंटिफाई विद दैट गोइंग देयर, मीन्स वी हैव ए प्राइड इन देयर। नोबडी सेज दैट लाइक आई वेंट टू दैट म्यूजियम। मथुरा में जाने वाला वृंदावन जाएगा, वो प्रदर्शन करेगा, लेकिन मथुरा म्यूजियम में नहीं घुसेगा। इंडिया गेट में, दिल्ली में आइसक्रीम खाने के लिए जाएगा, वो लोग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में या नेशनल म्यूजियम में नहीं घुसेगा। तो ये एक टेंडेंसी बनाना है। ये टेंडेंसी के लिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए जगह, पढ़ने के लिए जगह, लवर्स को बैठने के लिए जगह, थोड़ा सा चुम्मा चाटी करने के लिए भी जगह होना चाहिए। पर सर, आपने ये सारी चीज़ें जब अभी बोली है, तो मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि ये कमर्शियली हैवी नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट पर भी इतनी सारी चीज़ें करना? बिकॉज म्यूजियम हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम अपनी पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकें, और उसे प्रिजर्व करने में भी ऑलरेडी बहुत कमर्शियली एक्सपेंस होता है, कमर्शियल उसके बड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अगर एड ऑन हो जाए तो और कमर्शियली हैवी नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर हैवी होगा, लेकिन इनकम भी उतना बड़ा हो जाएगा। वो कैसे सर? क्योंकि ज़्यादा पब्लिक है। हाँ, बताऊंगा, क्योंकि हमारा अभी टिकटिंग सिस्टम देखो, मोस्ट ऑफ द म्यूजियम्स चार्ज 20 रुपीज़ और 35 रुपीज़।
जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितना म्यूजियम है, ये प्राइसिंग कब बनाया होगा? बहुत साल पहले बनाया होगा। ओके, हाँ, तो वो किस लिए इतना छोटा सा रकम रखा? इसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए, ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करने के लिए। वो जो रिच भी आना है, पुअर भी आना है, इसलिए प्राइसिंग कम कर दिया। अभी हम फैसिलिटीज ज़्यादा देगा तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग आएगा ज़्यादा पैसा देने के लिए। देखो, अभी एक पीवीआर और कोई भी मॉल में हमको फिल्म देखने के लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक प्लस पॉपकॉर्न हम एटलीस्ट पर हेड 400 to 500 स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। सो दैट मीन्स ए फैमिली इज स्पेंडिंग 2000 रुपीज पर फिल्म अगर जा रहा है तो। लेकिन इसका लाइक मे बी लेस देन हाफ, लेस देन ए क्वार्टर, 25% में हम एक म्यूजियम में एक फैमिली जाके आ सकता है। ना देखो, गवर्नमेंट में हमको अपडेशन कभी नहीं हुआ है। अभी जो पुराना गवर्नमेंट, अभी नया गवर्नमेंट, अभी आने वाला गवर्नमेंट, वो भी ये सोचता नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल सारे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर हम एक लेक्चर देने के लिए जा रहा है पर और they have fixed like sometime before long back 250 rupees. This must have been done like in 1970 or something like that, where 250 rupees was valuable. Yes. अभी वो लोग बोलेगा कि 2025 में वो लोग बोलेगा कि देखो तुम एयर इंडिया में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30,000 रुपीज़ अप एंड डाउन में स्पेंड करो, होटल का चार्ज अलग, 50,000 रुपीज़ तुम्हारे ऊपर हम खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर आवर तुमको 250 रुपीज़ मिलेगा। ये रिविजन नहीं हुआ है। तो यूनिवर्सिटी से लेके हमारा सारा गवर्नमेंट थिंकिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी में पुराना चीज़ चल रहा है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, चलने दो, दैट इज़ द एटीट्यूड। ये चेंज करना है। तो जैसे तुम पूछा कि गवर्नमेंट के ऊपर ये हेवी नहीं पड़ेगा, पूछा पड़ेगा, लेकिन जितना इन्वेस्ट करेगा उतना रिटर्न भी मिलेगा। ओके, सो यू आर सेइंग कि जैसे गवर्नमेंट ने कम अमाउंट इसीलिए रखा कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आ रही है। एग्जैक्टली। अब क्योंकि इतना कम होने के बाद भी अगर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस नहीं आ पा रही है, सो यू आर सेइंग कि यू हैव टू स्विच टू योर आइडिया कि अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बिकॉज नाउअडेज पीपल रियली वांट दिस सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज जहाँ वो एक ही जगह जाके खा भी सकें, अपने फैमिली के साथ बैठ भी सकें, थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकें और उसी के साथ साथ म्यूजियम के एक्सपीरियंस के लिए। सी लुक एट द एग्जांपल, केवल हम हॉस्पिटल्स के एग्जांपल ले लो। अभी बड़ा हॉस्पिटल्स ऑफ कोर्स पैसा बहुत इंश्योरेंस में वो बैलेंस होता है, मोस्ट ऑफ दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इंश्योरेंस कंपनी में हम जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल को भी देना पड़ता है, एक दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है ना। तो हॉस्पिटल में अभी क्या हो गया, हॉस्पिटल में हम पुराने जैसे दवाई लेने के लिए या एडमिट करने के लिए नहीं जाता है, हम कंफर्ट लेने के लिए जाता है। मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर जहाँ कैंटीन इम्पोर्टेंट है, उधर का कैंटीन डॉक्टर से इम्पोर्टेंट है। लोग अरे अगर जा रहा है तो वो हॉस्पिटल में जाओ, तुमको अच्छा बिरयानी मिलता है दोपहर को तो ये कंफर्ट लेवल होता है। तो जैसे कंफर्ट लेवल इंक्रीज करता है तो वैसे इनकम भी इंक्रीज हो जाता है। अभी देखो किरण नाडार म्यूजियम दिल्ली में आ रहा है, बॉम्बे में नीता अंबानी का कल्चरल सेंटर, अंबानी कल्चरल सेंटर, ब्यूटी, या सो देयर डेफिनेटली यू हैव टू पे टू गो इनसाइड। वी नीड टू थिंक इन दैट वे। यस, I went there when it was inaugurated. Nita Mukesh Ambani Cultural Center. And when I saw that, I was awestruck. मुझे ऐसा लगा कि क्या बना दिया है इन्होंने, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज इंडिया में कल्चर और उसको रिप्रेजेंट करने की जगह अगर इस तरीके से हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे डेफिनेटली आएगा। such a beautiful place to exhibit your performance, your art. सर, अभी डिजिटली इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, म्यूजियम्स भी यू कैन सी ऑन यूट्यूब, गूगल। व्हाट डू यू थिंक कि फिजिकली उसको एक्सपीरियंस करने का मज़ा है वो कम हो जाएगा या वो मज़ा और बढ़ेगा, क्या होगा? बिकॉज एक्चुअली ये हम कोविड टाइम का एग्जाम्पल लेना है। सारे चीज़ें अभी वर्क फ्रॉम होम इंक्लूडेड, वर्क फ्रॉम होम लेके
3D म्यूजियम एक्सपीरियंस, वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव एक्सपीरियंस, ये सब इसके साथ साथ आए हैं। क्योंकि हम इधर बैठ के लॉस एंजल्स में एक म्यूजियम है तो उसके अंदर घुस सकता है, 3D देख सकता है। लेकिन जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, केवल इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, उनको ये 3D एक्सपीरियंस ले सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। अगर हमको एक गूगल मीट में जितना कर सकता है कहता है, क्लब हाउस, रिसेंटली एक क्लब हाउस आया था, लोग ऐसे बात करता है देयर इज नो टुमारो, लोग इतना बात कर रहा है। लेकिन दो लोग सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा है, टच करता है, शेक हैंड करता है, कॉफ़ी पी रहा है, इसका मज़ा एक अलग है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं आया है। याद होगा एक मूवी है, उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन का कैरेक्टर पिछले एक इसमें से सदी से उसको नया सदी में लेके आता है, मीन्स उसको रिसरेक्ट करता है। तो एक लेडी है, आई थिंक एंजेलिना जोली और सम एक्टर, शी टेक्स हिम टू हर होम। तो वो इधर उधर देखते हैं, सारे नया चीज़ें हैं, ये कोप है, सुपर कोप है, सुपर सोल्जर है। तो शी सेज आप वेट करें, थोड़ी देर वेट करो, मैं कॉफ़ी लेके आएंगे और उसके बाद हम सेक्स करेंगे। तो ये कैरेक्टर बहुत हो गया, अरे ये इतना लिबरल हो गया। तो कॉफ़ी पिया, तो सिल्वेस्टर स्टैलोन रिमूव्स हिज शर्ट एंड शी आस्क्ड, तुम क्यों शर्ट क्यों उतार रहे हैं? तो बोला, यू सेड नो सिट। देन she asked her to hold the hand like this, and they keep the palms across like this, and through this what auto sensory some command or something, they start feeling inside. Means the orgasm, the sexual energy is expended there within the brain, not in real time. So he thinks that this Talon character thinks, अरे ये क्या है फालतू चीज़। तो क्योंकि वो he belongs to a different age, you know, where physicality is more important. तो maybe in a futuristic time ऐसा हो सकता है कि human beings satisfied है, स्क्रीन में देख के satisfied है, लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंस वो तो अलग ही है। थिएटर में जाके फिल्म देखना और स्मार्टफोन में फिल्म देखना टू डिफरेंट थिंग्स है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, म्यूजियम और ए पेंटिंग इन ए गैलरी, जाके हम उसके सामने खड़ा रहे, उसका स्मेल पास, एक सडनली एक लेडी पास उधर से पास किया, उसके मुंह, उसके बॉडी से एक परफ्यूम का स्मेल, तो ये सब मेमोरी में ऐड होते रहते हैं। वो जो पेंटिंग का इमेज फ्यूचर में देखेगा तो हम वो स्मेल भी याद करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम सेइंग दैट वी आर entering in a time where these two experience, virtual experience and real time experience, they will go hand in hand for a long time. Yeah. Sir, AI is now on a peak. तो क्या लगता है आपको, बिकॉज AI है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन जो ऑफकोर्स हमको कमांड करना पड़ता है उसको, तब जाके वो कुछ एक बना के देता है हमें, बट स्टिल हम लोग अपने पोटेंशियल को एज ए माइंड के पोटेंशियल को उस लिमिट तक पुश नहीं करते बिकॉज ऑफ AI। व्हाट डू यू थिंक कि आफ्टर अ वाइल, कुछ सालों बाद ऐसा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें AI करेगी, ह्यूमन माइंड ज़्यादा काम नहीं करेगा, और बिकॉज वो ह्यूमन माइंड ज़्यादा काम नहीं करेगा तो कुछ नई चीज़ें भी क्रिएट नहीं कर पाएगा, और वैसी चीज़ें अगर वो क्रिएट नहीं कर पाएगा तो कुछ ऐसा रखने को म्यूजियम में रह नहीं जाएगा जैसा हमारे एंसेस्टर्स ने किया। मैं पॉजिटिवली थिंक करना चाहता हूँ, ऑप्टिमिस्टिकली थिंक करना चाहता हूँ। ये तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स वो रियलिटी बन गया है, अभी हमारे बीच में है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करता है, अगर हम जयपुर के बारे में अगर हम अभी बात कर रहे हैं, तो हम जब स्मार्टफोन ओपन करता है, कुछ जयपुर रिलेटेड आई जाएगा, तो मीन्स समबडी इज लिसनिंग अस। यस, हम कमांड नहीं दिया, विदाउट गिविंग ए कमांड वर्चुअली वी आर फॉलोड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा है, देन काम करने वाला मीन्स रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहांस्ड रोबोटिक्स, तो वो रोबोटिक्स हमारा काम ईजी कर देगा, आसान कर देगा। देन
द डेंजर इज दैट एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ह्यूमन बीइंग जैसा सोचने लगेगा तो ये जो 7 सिंस, जो ग्रीड, अवेयरनेस, ऑल दिस जो चीज़ें हैं, हमारा जो एंगर, लव, ये वो जो सिंस है वो शायद वो भी डेवलप करेगा। वो डेवलप किया तो शायद वो ह्यूमन बीइंग्स को एनिमी समझेगा, लेकिन वो फ्यूचर में हम नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग वी आर नॉट गोइंग देयर। Maybe in war they may be used for doing this combat or something like that, but my thinking is that with the help of AI more and more people will turn artistic, क्योंकि आर्ट बनाने का एक प्री कंडीशन है। आर्ट बनाना और आर्ट एंजॉय करना, इसके लिए एक प्री कंडीशन होता है। वो प्री कंडीशन है लेशर टाइम। हमको लेशर टाइम होना चाहिए कि बैठ के एक कहानी लिखो। फ्री माइंड होना चाहिए। तो फ्री माइंड होना चाहिए। जब वो कॉफ़ी बोलेगा कॉफ़ी होना चाहिए। अगर हम सोचेगा शादीशुदा है, वाइफ का फ़ोन आ रहा है, गैस ख़त्म हो गया, अगर तुम सेमिनार में बैठ रहे हैं, वाइफ बोल रहे हैं गैस ख़त्म हो गया, तुम्हारा दिमाग हट गया, तो ये वरीज बाद में हटाना चाहिए। तो अगर ये हमको उसके लिए हेल्प कर रहा है, हमारा खाना पीना, बाकी फिजिकल एनवायरनमेंट को ठीक करना, ये सब ये कर रहा है, तो हमको ज़्यादा लेशर टाइम मिल रहा है। लेशर टाइम मिल रहा है तो हम हमारा क्रिएटिविटी बढ़ जाता है। Creativity, it is not just about making a painting or sculpture. There are many ways of making creative expressions. तो हम क्रिएटिव बन जाता है। जब क्रिएटिव बन जाता है, दूसरों को ख़त्म करने का इच्छा कम हो जाता है। We become good human beings. So I think in AI, what is going to happen? People turn more creative. They have more leisure, so that they can become a different type of human being. हमारा जैसा ये मेहनत करने वाला, अभी भी देखो, इट्स ए कॉमन सेइंग लाइक जो बीटेक एमटेक है सारे डिलीवरी बॉयज बन गया है, लेकिन बीटेक एमटेक वाले डिलीवरी बॉयज बनने में उसको शर्म नहीं आ रहा है। वो सोचता है वी आर टेकिंग दिस जॉब फॉर द टाइम बीइंग एंड वी आर अर्निंग एंड वी आर लिविंग ए डिग्निफाइड लाइफ। ऐसा नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। दे कैन मेक मनी फ्रॉम डिफरेंट वेज। अभी एक IAS, IFS और IPS ऑफिसर और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बंदे से ज़्यादा एक यूट्यूबर पैसा बना रहा है, इन्फ्लुएंसर्स पैसा बना रहा है। तो दैट मीन्स आवर कंसेप्ट ऑफ जॉब इज चेंजिंग, कंसेप्ट ऑफ अर्निंग इज चेंजिंग, कंसेप्ट ऑफ लीडिंग ए लाइफ इज चेंजिंग। तो ऐसा नहीं है पूरा पहले शादी के लिए जाता, लोग पूछते थे ना क्या कर रहा है, बोलता है कि एनुअल इनकम का है, क्या करता है अलग बात, क्योंकि ऐसा नहीं है कि you are a MTech guy so that you should be building bridges and things. You may be running a coffee shop successfully. So that means AI is changing our concept and the perception about the world. So we are turning into new human beings. That's it. Yeah. Sir, once I went to Mehrangarh Fort, Jodhpur. Yeah. And of course the City Palace Museum in Udaipur. When I saw them, I was like, wow, what a beautiful place. All the armored were placed over there, जो पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं से यूज़ किए जाते थे। फिर उनकी पालकी, फिर उनके बर्तन, और किस तरीके से वो लोग चीज़ें यूज़ करते थे, वो सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा हुआ था। And I was in that zone. I was feeling myself as a part of that particular era. मैं जब उन चीज़ों को देखता हूँ तो उस नज़रिए से देखता हूँ, मगर उसी वक्त मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के लोगों को दिखाना चाहते कि हम लोग यहाँ इधर क्या आए हैं। वही है। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों पर आपको इसलिए जाना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि हमारे पास ऐसी चीज़ें आज भी मौजूद हैं जो 500, 700, 1000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई मिली थी, ना कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए। और वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं अब्रॉड का, वहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं, दे आर मोस्टली इंक्लाइन टूवर्ड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और थिंग्स, ताकि वो जाके ये दिखा सके कि हम लोग ये चीज़ देख कर आए और सीख कर आए। एग्जैक्टली। सो ये डिफरेंस कब आएगा सर? हमने ये ये बेसिकली लेशर टाइम, मैंने बोला है ना, हमें इंडियन का एक प्रॉब्लम है,
वो जो रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक्स का एक इश्यू इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है। तो जब ये इसके जिसके पास ये नहीं है वो लोग दूसरा चीज़ों के बारे में, फिल्म के बारे में डिस्कस करना और इवन रिलीजन के बारे में डिस्कस करना और आर्ट देखने के लिए जाना, ये सब उनका कंसर्न नहीं होता है। दो रोटी कैसे बनाएंगे, लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, तो ये इसमें दब जाता है लोग। देन मिडिल क्लास जैसे हमारे जैसे लोग, हमको वर्ल्ड में ऐसे कहता है मिडिल क्लास बहुत पावरफुल क्लास होता है क्योंकि बाइंग पावर उनके पास है, मार्केट को वो लोग चला रहा है, क्योंकि कंज्यूमर नहीं है तो मार्केट नहीं है, तो ये लोग कंज्यूमरिस्ट वो क्लास बन जाता है। लेकिन एक ये मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि अगर बाकी सारे लोग एक जगह में जा रहा है तो हम भी जाएंगे, अगर ये सब लोग ये खरीद रहा है तो हम भी वो खरीद रहे हैं। ये एक काइंड ऑफ क्राउड मेंटालिटी है, एक मॉब मेंटालिटी मिडिल क्लास में है। तो ज़्यादा लोग म्यूजियम में नहीं जा रहा है, आर्ट कल्चर स्टडी करने के लिए नहीं जा रहा है, तो ये लोग नहीं जाएगा। तो इसलिए अपर क्लास तो कर रहा है, एरिस्टोक्रेट क्लास जो रिच क्लास है तो कर रहा है, क्योंकि अंबानी को ही हम सोचेगा एक कल्चरल सेंटर खुलेगा, वही सोचेगा। और सबसे जो वर्स्ट ऑफ द पुअर इन एनी कंट्री, वो लोग इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जितना भी सॉफ्ट चीज़ें, लव, अफेक्शन, ये सब बोलते हैं, उनका लाइफ में उतना सॉफ्टनेस नहीं है, तो वो लोग वो सोचता ही नहीं है। एक स्टेप तक जाके वो लोगों को वो सोचने का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो मिडिल क्लास इज द डिसाइडिंग क्लास। मिडिल क्लास में जो चेंज होना चाहिए, मिडिल क्लास अपना फ़ायदा के लिए जो काम करना है वो ख़त्म करके, उनका जो लेजर टाइम अभी इंक्रीज हो रहा है, वो लेजर टाइम में क्या क्या इकट्ठा कर सकता है, मीन्स इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कल्चरल एंगेजमेंट। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिडिल क्लास लोग भी मेट्रो में देखो, बसेस में, मेट्रो में, जो भी जगह में, सारे लोग साथ में कौन बैठ रहा है वो भी सोचता नहीं है। तो अपना वर्ल्ड में खो गया है। और ज़्यादातर लोग हैं ये देखने के टाइम में भी सोचता है ऑफिस में बॉस आज क्या बोलेगा, और शाम को घर में जाके बीवी और हस्बैंड क्या बोलेगा, ये सब कंफ्यूजन में है। तो ये इसमें थोड़ा चेंज आना है। तो हमको वैसा एक टाइम मिडिल क्लास को मिलना है, और जब जिसको मिला है वो लोग ये लाइफ का मीनिंग ढूंढने में भी जाना है। तो दैट इज अ सेंसिटिव इश्यू एक्चुअली, द वे यू एंटर्ड दैट जोन, you mentally created that zone as you were confronting these objects. तो वो जोन में एंटर करने के लिए थोड़ा माइंड होना चाहिए। तो एंटर करने के लिए ये लोग रेडी होना चाहिए, खुद को रेडी करना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं वेस्टर्न लोग आके ये सब ख़त्म करके गया, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है हम वेस्ट को कॉपी करने की सोचता है। अरे वेस्ट को हम कुछ भी में कॉपी नहीं कर रहा है, वो लोग म्यूजियम में जाता है, कल्चर को इतना इम्पोर्टेंट लेता है, लेकिन हम वो नहीं कॉपी करता है। हम पिज्ज़ा में चल जाता है, बर्गर में चल जाता है, लेकिन वो लोग म्यूजियम में जाके पिज्ज़ा खाता है, उधर हम नहीं जाते। वही है प्रॉब्लम। सर, इंडिया में भी कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ सबसे बेस्ट म्यूजियम्स हैं या सबसे ज़्यादा म्यूजियम्स हैं, और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट म्यूजियम्स कहाँ हैं जहाँ मतलब देख के ऐसे लगे कि कुछ? वर्ल्ड में मीन्स मोस्ट ऑफ द countries, especially in the western countries, now in the eastern countries as well, in China, in Korea, in Japan, in Singapore, all these places have got fabulous museums and important museums. All the western countries have got, in every cities they have city museums. Okay, India, like all the colonial centers, of course, Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, means Chennai. All these places have got government museums. Lucknow, Ahmedabad. Allahabad. Now Ahmedabad has got 2-3 museums about for textiles, architecture, and things like that. So museums are there in India, but museums are not engaging with people, or people are afraid of engaging with museums. That earlier I said that one thing, governmentality, the very look is wrong. Yeah.
ये हमारा नहीं है, ये लोग सोचता है। और जनरली आर्ट के बारे में लोगों को ये वर्ड ये आर्ट लेके कुछ प्रॉब्लम है, लोग हेवी लगने लगे। हम सब लोग वीडियो यूज करता है, राइट, लेकिन हम बोलता है आर्ट, ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट का आर्ट वीडियो है तो वो हमारा नहीं है क्योंकि तो ये जो डर है आर्ट के ऊपर जो, लेकिन सारे लोग आर्टिस्टिक है। कपड़ा पहनने के तरीका, फैशन में क्या अभी चल रहा है, ये सब देखते हैं ना। See, till recently I was wearing very tight jeans. Then I realized that people around me are wearing like flat baggies. So I also changed. होता है ना, तो जो अभी उस समय फनी लगता था ये अभी ये फैशन लग रहा है। तो ये सब परसेप्शन का प्रॉब्लम है। अभी सेम है, हम जो फनी सोचता था वही अभी फैशन में वापस आ गए। तो लोग, पीपल आर वेरी क्रिएटिव, पीपल आर वेरी आर्टिस्टिक, बट समहाउ द वर्ड आर्ट ये ब्रैकेट में जब लाता है उस समय लोगों को एक डर, ये डरावना निकालना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैसे करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन देखो, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर म्यूजिक कंसर्ट्स, number of people going for theater, number of people going for films, number of people going for fashion, people visiting in the fashion streets in Mumbai or in Ahmedabad or in Baroda or in Delhi. Lot of people are, and the literature, people are reading a lot. Even after smartphones, people are reading. That is why publishing industry is flourishing all over the world. तो ऐसा नहीं है कि लोग अवर्स है, लेकिन एक चीज है ये आर्ट को डरने के लिए, और एक चीज है पहले ही लोग सोच के रखा है ये आर्ट हमको समझ में नहीं आता, आर्ट तो एक अलग चीज है। तो ये चेंज करना है। इसके लिए 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट का भी है, क्योंकि आर्टिस्ट कुछ को बना के रख के बोलेगा अरे आपको समझ में आएगा, ये तो थोड़ा सा ना अलग चीज है। एक्चुअली ये ज़्यादा होता है। अभी देखो ये स्कल्पचर इतना, अगर ये स्कल्पटर्स आर्टिस्ट खुद नहीं बोल रहा है कि ये कंसेप्ट, ये बुल्क को लेके मैं ये किया, बुल्क का फॉर्म लेके, ये मैं कार का फॉर्म लेके किया, ये इन्फ्लुएंस लेके किया है, ये जोधपुर का है, ये आम्बेर फोर्ट का है, ऐसा करके लोगों को एक्सप्लेन करके भी दिख। कुछ लोग ऐसा है, अरे आप लोगों के लायक चीज़ नहीं है, वो डर जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे है ना, लाइक 1980s 70s 80s में ऐसा होता था, आर्टिस्ट मीन्स जो दाढ़ी बढ़ा के वो जो बीड़ी पी के ऐसा बैठेगा, पेंटिंग कुछ तो बना के रखे, कलर पैचेस बना के रखे। तो लोग सोचता था कि अरे ये जो ना एक जोन में है, एक प्लेन में ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, हम दूर रह रहे हैं, अब नहीं जा सकता। सो वो होते होते एक टेंडेंसी बन गया। अगर वर्ल्ड में ऐसा क्या चीज़ है हमको नहीं समझता है, अगर कोशिश किया तो सब कुछ समझ में आता है। तो आर्टिस्ट 50% रिस्पॉन्सिबल है। देन अगर एक दूसरे एंगल से मैं देखेगा तो ज़्यादा लोग आर्ट को पसंद किया तो वो आर्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। रीज़न मैं बताऊं, फिल्म ज़्यादा लोग पसंद करना चाहिए, क्योंकि लोग टिकट लेके इसके लिए जाता है। ज़्यादा लोग आर्ट पसंद कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग खरीदने के लिए आएगा, खरीदने के लिए लाएगा तो कॉमन बन जाएगा, तो कॉमन बन जाएगा तो रिच क्लास कैसे खरीदेगा। अगर ये चेयर सारे घर में अवेलेबल है, फ्रॉम चॉल्स टू पैलेसेस, अगर ये चीज़ अवेलेबल है तो इसका स्पेशलिटी क्या है। तो इसको एक्सक्लूसिव करके रखना, इसको रेयर करके रखना भी एक काम है। तो लोग सोचते हैं अरे यार 15 करोड़ का है, हमारे लायक नहीं है, हम क्यों जाए उधर देखने का ज़रूरत नहीं। जो जिस गांव में, मेरा एक दोस्त बोलता है जिस गांव में नहीं जाना है उसका रास्ता पूछने का ज़रूरत क्या है। तो लोग डर जाता है। तो लोग ऐसे होते हैं ये 15 करोड़ का पेंटिंग है बोलता है और दूर जाता है, जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना दूर लोग जाता है। तो उसको अगेंस्ट एक अफोर्डेबल आर्ट मार्केट आया है, लोग खरीद सकता है, लेकिन 10,000 5,000 लेके 1 लाख तक और 3 लाख तक खरीदने का। लेकिन उधर लो लेवल का आर्ट मिलेगा, कोई रोज फ्लावर, कोई लोटस फ्लावर, कोई बुद्धा का हेड, मीन्स लोकली जो बना सकता है वो बना लेता है।
अभी भी देखो, जो आर्टिस्ट फोटोग्राफ जैसा पेंट करता है ना, उनको लोग वाह वाह करता है, तो ये बहुत आर्टिस्टिक है, क्योंकि वो लोग समझ में आता है। हाँ लेकिन कनेक्ट हाँ, लेकिन कॉपी करना आर्ट नहीं है। मैं अमिताभ बच्चन को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा, राइट? सो सिमिलरली हम कॉपी करेगा तो वो फोटोग्राफी है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिएटर का अंदर से जो आता है नया चीज, तो उसको समझने के लिए हम भी उसके साथ जाने की कोशिश करना है। तो अगर सब लोग एक साथ जाएगा तो अंबानी नहीं खरीद पर रखेगा। तो ये इसको एक्सक्लूसिव करना में तो आर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली कंटेम्पररी आर्ट। लेकिन जो देशीय आर्ट बोलता है ना, सबका डेमोक्रेटिक आर्ट मीन्स लाइक हमारा जो हेरिटेज है, हमारे मॉन्यूमेंट्स है, ये सबके लिए है। ऐसा किसी को खरीद के घर में नहीं रख सकता, तो वो सबके लिए है। तो वो आर्ट के लिए एक भावना बनना है, उसको भी एटलीस्ट मिनिमम चीज से उसको डरो मत। वही है। सर ये जैसे आपको आपका क्या कहना है कि अगर इसमें थोड़ा सा पेट्रियाटिज्म डाल दिया जाए इस चीज़ में, तो इंडिया थोड़ा सा और इंक्लाइंड हो जाएगा यहाँ की ओर? लेकिन पैट्रियटिज्म में अभी हम पैट्रियटिज्म में जहाँ रह रहा है, द प्रॉब्लम इज ज़्यादा लोगों को उस पर वो पैट्रियोटिक फील में लाने के लिए क्या करता है, हमारा पुराण इतिहास सब कुछ गॉड गॉडेसेस को लेके आता है, वो रिलीजियस रिलीजियसली रहता है। तो जब रिलीजन कनेक्ट होता है, लोग इसको आर्टिस्टिक साइड नहीं देखेगा। शिव देखो, शिव कितना ब्यूटीफुल शिव था, अभी मुसलमान बन गया ना, अभी रसलर जैसा शिव बन गया। राम कितना ब्यूटीफुल था, राम रसलर बन गया। हनुमान इतना प्यारा सा एक इमेज था, वो उसको भी रसलर बना दिया। तो वो पॉपुलराइज करने के लिए, पैट्रियोटिज्म में जोड़ने के लिए, मीन्स हम ताकतवर है, वो करने के लिए किया है। तो वो समहाउ अभी भी हम सोचते हैं कि रिलीजियन इज द रूट, लेकिन पैरेलल रूट है फिल्म। आज मेरा लेक्चर में मैं दिखाया ना, अगर ऐसा बोले तो वो शाहरुख खान सब लोग समझते हैं। तो वो जेस्चर्स, नया जेस्चर्स आना है, नया पॉइंटर्स आना है, नया फ्लैगिंग आउट आना चाहिए, तो लोग समझता है अरे ये इंडिया का है। वो जो अशोक स्तंभ में जो लायन पिलर, तो सब लोग अपना प्राइड लेता है ना, अशोक पिलर में वो जो लायंस, वो हमारा है, सब लोग प्राइड लेता है। तो वैसे कर सकता है। मैं रिसेंटली एक मेरा रिसर्च में मैं देख रहा था, उसमें 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में अमेरिका का साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या है ये दिखाने के लिए करेंसी नोट में, डॉलर्स में, वो लोग उसके बारे में उसको वो साइंटिस्ट का फोटोग्राफ और साइंटिस्ट क्या किया है वो सब छापने लगा। उसको एजुकेशनल डॉलर्स बोलता था। वो एजुकेशनल डॉलर्स सबके पास आएगा, $1 $2 सबके पास आएगा अमेरिकी, तो वो लोग देखेगा अच्छा पिक्चर। देखते देखते हम पढ़ते पढ़ते उसके बारे में माइंड में आता है। हम गांधी जी को इतना देखे, गांधी जी को गांधी जी समझता है। अम्बेडकर को देखे, कहीं भी ऐसा एक आदमी खड़ा है तो अम्बेडकर है, ऐसा एक आदमी है तो गांधी जी, हमको माइंड में आता है। जवाहरलाल नेहरू को देखे, हम पता है, मीन्स वो देखते देखते ही वो कल्चर हमारे विजुअल कल्चर में आ गया, विजुअल मेमोरी में आ गया। वैसे ये जो हमारा म्यूजियम के अंदर जितने चीज़ें हैं वो बाहर आना है, बाहर आके मे बी लाइक थ्रू आवर करेंसी नोट्स और थ्रू आवर पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न। हमारे टेलीविज़न में इतना चैनल्स है, 100+ चैनल्स है, उसमें एक भी वर्क ऑफ आर्ट मीन्स लाइक हमारे एंशिएंट म्यूजियम्स के बारे में एक प्रोग्राम नहीं आता है। दैट्स ट्रू। न्यूज़ के आता था वो पहले डीडी और वो डीडी तो गवर्नमेंट चैनल है, उसको करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट चैनल इतना गंभीर बात करता है, उसके समय यूरोपियन कमोड का एडवर्टाइजमेंट नीचे आता है, तो मामला तो अलग बात कर रहा है। तो उस समय एटलीस्ट 10 सेकंड एक वर्क ऑफ आर्ट को देखो। तो ये आपको जानता होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा एक एडवर्टाइजमेंट था, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट था। उसके थ्रू लोगों को पता चला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब अलग अलग स्टेट थे। पहले लोग सोचता था ये सब साउथ इंडिया, साउथ इंडिया मीन्स मद्रासी।
लेकिन वो जो मिले सुर मेरा तुम्हारा वो इतना दिखाया इतना दिखा के लोगों माइंड में आता है। वो जो हाथी के ऊपर बैठने वाला केरला का है, ये तो जो बालमुरली कृष्णा तमिलनाडु का है, कमला हासन तमिलनाडु का है, वो लोग समझने लगा। एक्चुअली टेलीविजन आके हमको इंडिया दिया। ओके। हाँ, टेलीविजन में लोग देखने लगा ना, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। तो आपका आज जैसे आपके लेक्चर में भी मैंने सुना आप बहुत इंक्लाइंड थे टूवर्ड्स सिनेमा एंड टेलीविजन, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है म्यूजियम को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में या और अवेयरनेस? एब्सोल्युटली, इसलिए मैं बोला मेरा लेक्चर में सिनेमा तो सबके पास पहुंच जाता है। अभी तो थिएटर में फिल्म्स फ्लॉप हो रहा है, लेकिन ओटीटी में लोग देख रहा है, राइट। तो सिनेमा का रिलेवेंस नहीं हो गया, सिनेमा एक नया रूप ले लिया। पहले हमारा 3 घंटे का मूवी था, अभी 1.5 घंटे में फिल्म खत्म होता है। अभी तो एपिसोड्स वैसे सीरियल्स आता है, क्या सीरीज आता है। तो ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, स्टोरीज हो सकता है, जहां म्यूजियम एक रोल प्ले होता है। तो लोगों को ये वो जो अटेंशन वो म्यूजियम में आएगा। अभी हम इंडिया में जितना रिसर्च किया, इंडिया में फिल्म्स में म्यूजियम दिखाएगा, वो एक सबसे बड़ा चोर आके एक को चुरा के लेना, उसके लिए म्यूजियम दिखाते हैं। ओके, बात उतना ही दिखाते हैं। ओके, तो अदरवाइज नहीं तो आज जो शिवाजी द बोस में मैं दिखाया, वो जो बिल्बोआ म्यूजियम दिखा रहा है, लेकिन वो बैकड्रॉप है डांस करने के लिए, हीरो को डांस करने के लिए वो जो बैकड्रॉप है। तो मेन स्टोरी में फॉर एग्जांपल हीरो एक मथुरा म्यूजियम का क्यूरेटर है, ऐसा एक स्टोरी नहीं बनता है। लेकिन धारावी में वो पिकपॉकेट था, वो बॉम्बे का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, वो स्टोरी बन जाता है, क्योंकि लोग रिलेट करता है, ऐसा हो सकता है। तो म्यूजियम, गैलरी, आर्टिस्ट को दिखाएगा तो कॉमेडी जैसा दिखाता है ना, आर्टिस्ट ऐसा बैठता है टोटल कॉमेडी बन जाता है। तो आर्टिस्ट को भी डेफिनेटली, आर्टिस्ट को जो आर्ट बूम आने के बाद सुबोध गुप्ता जैसे बड़े बड़े कंटेम्पररी यंगस्टर्स, वो जो बहुत रिच बन गया, तो उस समय लोगों को पता चला ओके, अगर आर्ट बेच के भी पैसा बन सकता है, तो आर्टिस्ट को अभी एक वैल्यू है। लेकिन आर्ट लोगों के माइंड में अभी तक नहीं आया, क्योंकि फिल्म और टेलीविजन अभी तक नहीं दिया, इसको इतना स्प्रेड नहीं किया है। तो स्प्रेड होना चाहिए। इसके लिए देखो, सिनेमा ऐसा एक मीडियम है, वो हमारा एक्सिस्टिंग सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलरली सिनेमा को सोसाइटी भी रिफ्लेक्ट करता है। तो म्यूचुअल मिरर है, इसको ये रिफ्लेक्ट करता है, ये इसको। तो अगर सोसाइटी में ये नहीं हो रहा है, लोग म्यूजियम में नहीं जा रहा है, तो फिल्म में भी नहीं होगा। अगर फिल्म में भी दिखा रहा है तो लोग उधर जाने लगेगा। जैसे कितने जगह ऐसा है, टेलीविजन में इतना दिखाया, लोग संडे को कार लेके उधर तक जाके आता है। शोले जहाँ शूट हुआ कर्नाटक में एक जगह, उधर लोग जाता है। मालेगांव में शोले का रीशूट हो गया, लोग उधर कल्चरल स्टडीज में जाता है। अगर धारावी मूवी में दिखाया, लोग धारावी देखने के लिए जाता है। तो ये तो फिल्म और टेलीविजन, इवन नाउ मीन्स विजुअल मीडियम, जो मूविंग विजुअल मीडियम अभी हमारा स्मार्टफोन में है, वो बहुत काम कर सकता है हमारा कल्चर, इंक्लूडिंग पैट्रियोटिज्म, बट द राइट वे, not the way now it is happening, but the right way, in a justifiable way, तो वो कर सकता है। चाइना ने बहुत सी चीज़ें अपनी छुपा के रखी वर्ल्ड तक जाने की। क्या यही एक कारण है कि वो अपने कल्चर को, अपने म्यूज़ियम को, अपनी चीज़ों को, हेरिटेज को अच्छी तरीके से बचा पाया? अब तक भी जनरेशन बाय जनरेशन वो पास ऑन होती जा रही है, और हम अपनी सारी चीज़ें दिखा देते हैं। इसलिए हमारे साथ जो पिछले 1000 सालों में हुआ कि बहुत से लोग आए बाहर से लूट के चले, ये हमारी कमजोरी रही। उधर चाइना का एक चीज़ ऐसा है, चाइना पहले से वर्ल्ड से बहुत कनेक्टेड है। सिल्क रूट, वो जो ट्रेड में चाइना कनेक्टेड था। चाइना में
चाइना सच ए वास्ट प्लेस, बहुत बड़ा सा जगह है, सारे जगह में अपना अपना अलग अलग कल्चर है, वो जो प्रिजर्व किया। और उनका जो लैंग्वेज है वो मंडारिन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज उसके कनेक्ट करने वाला एक चीज़ है, सिंगल लैंग्वेज में कनेक्ट किया। और दूसरा चीज़ है वो जो वेस्ट कॉलोनाइजेशन के थ्रू जब पावरफुल बनने लगा, चाइना को एक पुअर कंट्री समझा, पुअर एंटिटी समझा। चाइना टिल रिसेंटली चाइना का प्रॉब्लम था उसका पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। वो जो माओ का रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल किया, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज और सिंगल पार्टी सिस्टम में रूल आ गया। करने के बाद वो लोग क्या किया, वो लोग अपना सोसाइटी को मजबूत कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, प्रोटेक्शनिज्म थ्रू प्रोटेक्शनिज्म एंड ऑल दिस। एट द सेम टाइम वो लोग उधर के एक्सपर्ट्स को अमेरिका में भेज के साइंटिफिक नो-हाउ लेके उधर आया। अभी वेस्ट को कंपटीशन देने वाला एक कंट्री बन गया चाइना। लेकिन चाइना अभी एक फोकस में आ रहा है क्योंकि अमेरिका वीक हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है, हमको सब वेस्टर्न कंट्रीज वो जो कॉलोनी बना के रखा, इसलिए हमारा लैंग्वेज इंग्लिश बन गया। तो इंग्लिश के थ्रू वो लोग हमको कंट्रोल कर रहा था। जो वेस्टर्न मास्टर्स जो बोलता है वही सही है। अगर हम फोर्क और, लेकिन अभी तक हमको चॉपस्टिक पकड़ने के लिए नहीं आता, लेकिन फोर्क एंड नाइफ हम मैनेज कर सकता है। तो सपोज टुमारो चाइना बिकम फैशनेबल, तो हम सब लोग चॉपस्टिक यूज करने के, ऑलरेडी चाइनीज फूड इज वेरी फेमस इन इंडिया। तो वैसे वो लोग प्रोटेक्ट किया है, अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज हमको उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन अभी ओपन अप हो जाएगा क्योंकि एक डिफरेंट कंपटीशन आ रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, वेस्ट और चाइना के बीच में, तो नेचुरली ओपन अप हो जाएगा। सर वेस्टर्न कंट्रीज है तो दे आर वेरी क्यूरियस टू विजिट म्यूजियम टू गेट टू नो और अबाउट कि वहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम और नया क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोसेस के बारे में, उनकी उस लाइफस्टाइल के बारे में और उनकी मेंटालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हम थोड़ा सा और जान पाएँ या कुछ अगर उससे सीख पाएँ। तो मैं पहले ही बोला कि ये लोग इधर से उठा के उधर लेके गया। उनका ये जो एक्सप्लोर कर रहा था, सारे वर्ल्ड में ट्रैवल करके एक्सप्लोर कर रहा था, उनको एक नेसेसिटी था एक नया जगह में जाके उसको रूल करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना है। तो वो लोग, जब हम बोलते हैं हमको इतना ताकत है, लेकिन हमको नहीं जानता हमको कितना ताकत है जब तक वो आजमाएं। हाँ, लेकिन वो लोग क्या किया, ये ताकत वाले को हमको हैंडल करना है, इसकी ये उसका ताकत क्या है उसको सीखना है। तो वो लोग आके हमको नाम दे दिया, हमको क्लासिफाई कर दिया, हमको डॉक्यूमेंट कर दिया, हमको फोटोग्राफी कर दिया और हमको एक आइडेंटिटी दे दिया। और जैसे वो लोग पावरफुल हो गया, ये पांचों चीज़ें मिलके हमारा मेंटालिटी बन गया। ओके तो अगर हम इंडियन है तो जो बाहर से लोग आके, ब्रिटिशर्स आके हमको बोला नाउ यू आर इंडियन, बिकॉज हम आइडेंटिफाई करते हैं तुम कर्नाटका का है, तुम राजस्थान का है, तुम जम्मू कश्मीर का है। तो वो एक आइडेंटिटी दे दिया क्योंकि वो दे वेर सक्सेसफुल इन क्लासिफाइंग अस। वो लोग इधर जो था उसको क्लासिफाई कर दिया। वो जो ऐसा पढ़ा रहा था उसको सब इकट्ठा करके उसको क्लासिफाई किया, उसका नॉलेज सिस्टम डेवलप किया। तो उसको हैंडल करने के लिए देखो फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है ना, हम मार्शल आर्ट्स में बोलता है इट इज़ नॉट आवर पावर दैट मैटर्स, इट इज़ द पावर ऑफ द नोइंग द पावर ऑफ द ओपोनेंट दैट मैटर्स। That's how you know. Yeah, so now we know how to understand his move and finish him. So similarly, Western people could understand us. They understood us, and we couldn't understand ourselves. That is why we were fighting. Jodhpur was fighting with Udaipur. Udaipur was fighting with Jaipur. Like that. Even in Kerala, it was like 3-4 kingdoms in that small place. They were fighting each other. So Western people could understand, and they classified every object, whatever they could take it from here, उसको उठा के उधर गया और लोगों को बोला देखो ये नया वर्ल्ड है, तुमको नहीं जानता था, हम लेके तुम्हारे सामने रखा है, तुम ये नया वर्ल्ड के बारे में सीखो। अभी जब हम दुबई में जाता है ना,
और जर्मनी में जाता है पैसा बनाने के लिए, काम करने के लिए। जैसे ब्रिटेन से लोग इधर आता था, किंग का कोर्ट में, जोधपुर में, वो जयपुर में और बॉम्बे में, बड़ौदा में सब लोग आके किंग का पोर्ट्रेट बना के पैसा बना के जाते थे। तो हमारा माइंड में, और प्लस वाइट स्किन, white color, you know, we had this, we were like calling ourselves Kalus, brownies, you know, so they imposed an identity on us and they gave this knowledge to their own people. So they started looking at their museums, going to their museums to understand who we are. हम अभी भी वो इग्नोरेंस में हम खेल रहे हैं, अभी हमको पता चल रहा है, हमको जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये मेंटालिटी अभी भी ये सिनेरियो है अब्रॉड में, अभी भी है, अभी क्योंकि उनका कल्चर बन गया ना। सी फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग द टीथ, सुबह उठ के ब्रश करने के बारे में 10 ओपिनियन है। एक डॉक्टर बोलता है सुबह ब्रश मत करो क्योंकि अच्छा बैक्टीरिया सलेवा अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना ही है, कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेकफास्ट से पहले करो, कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद करो। तो इसका ओपिनियन अलग अलग है। तो लेकिन अगर हम उठ के ब्रश कर रहा है तो हैबिट बन जाता है, वो कहीं भी जाओ हम 7 बजे करेगा ही करेगा, हैबिट। सिमिलरली अभी इतने ऑलमोस्ट 400 ईयर्स का हिस्ट्री हो गया, कॉलोनियलिज्म का हिस्ट्री। वो हिस्ट्री में वो लोग कितना जनरेशन आ गया, उनका हैबिट हो गया, म्यूजियम है जाना है, संडे को म्यूजियम जाना है। बच्चा पैदा हुआ 3 साल हो गए, उसके लेके म्यूजियम में पेंटिंग के सामने बिठाया। ये एक एटीट्यूड है, मतलब जैसे हमारे पीएम सर ने आज 10 साल पहले जो मुहिम स्टार्ट की थी स्वच्छ भारत, तब ऐसा बोला जाता था ये क्या इतनी सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट उनका कहना ये था कि ये एक एटीट्यूड है और एटीट्यूड एकदम से चेंज नहीं होता। एग्जैक्टली। और तो कहीं ना कहीं अगर आप वो लाइफस्टाइल में डालोगे तो वो बैक टू बैक वो डेली रूटीन का पार्ट बनेगा, इट बिकम द एटीट्यूड ऑफ एनी। ऑफ कोर्स सी देखो, हमारे दिल्ली में एक और एग्जांपल दे दूंगा। बसेस इतना खराब है, बस के अंदर ये जो पान का ये सब कुछ पड़ा है। लेकिन मेट्रो में जाओ सेम लोग, मेट्रो में कोई बाहर से लोग नहीं आता है ना, दिल्ली में जो रहने वाला वही आदमी, वही लोग बस में जाता है। लेकिन मेट्रो क्लीन रखता है क्योंकि मेट्रो में 200 रुपीज़ 500 रुपीज़ फाइन है। तो एक माइंड में सेट हो गया, मेट्रो में इधर उधर कुछ फेंकना मत है। तो ये रेजिमेंटेशन और डिसिप्लिनिंग, ये चीज़ कल्चर में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम आज 10 पेंटिंग देखना है, नो, लेकिन पेंटिंग देखना और स्कल्पचर देखना इम्पॉर्टेंट है। अभी इस यूनिवर्सिटी का एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है, बच्चों के सामने इतना वर्क है, इतना स्कल्पचर्स है, तो देखते देखते उसका माइंड में एक इम्प्रेशन जाते ही रहेगा। और उसको टच करके बात कर रहा है, फ्रेंड्स बात कर रहा है, उसमें लीन करके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तो मीन्स तो ये पार्ट हो गया। और कहीं भी जाओ ये लोग एक स्कल्पचर देखे, अरे मेरा कॉलेज में था यार, सो आइडेंटिटी, सो दे विल, आई एम श्योर 100% श्योर, जितना स्टूडेंट्स अभी इधर ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फ्यूचर में ये लोग वर्ल्ड का कोई भी जगह में है, ये लोग म्यूजियम में जाएगा क्योंकि उनको माइंड में ऑलरेडी आ चुका है, स्लोली आ चुका है। Alright, sir, thank you so much for the wonderful conversation. Thank you very much. I really wanted to have this conversation with you as I got to know that you are coming in this campus. So thank you so much once again, and you have to assure me that you will visit this campus very soon and we'll be having one more podcast, one more. Definitely. Yeah. Okay. Thank you very much.